वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम जूनियर के सिविक्स के सिलेबस के क्रम में अगला टॉपिक अध्ययन करेंगे जो कि है देश की सुरक्षा एवं विदेश नीति। तो आइए इसके बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सैन्य संगठन के बारे में। तो भारतीय सेना का जो सर्वोच्च सेनापति होता है, ये हम सब जानते हैं कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ठीक, सर्वोच्च सेनापति। ठीक है, किंतु देश की जो वास्तविक सुरक्षा का दायित्व होता है वो किस पर होता है, वो मंत्रिमंडल पर होता है। अगर आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वोच्च सेनापति कौन है भारतीय सेना का, तो वो है आपके राष्ट्रपति। लेकिन देश की वास्तविक सुरक्षा का दायित्व किस पर है, तो वो मंत्रिमंडल पर है। मंत्रिमंडल की ओर से रक्षा संबंधी जो मामले होते हैं उन पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति होती है। रक्षा संबंधी मामलों पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति होती है और उसका अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, रक्षा संबंधी मामलों के विचार करने के लिए जो उच्च स्तरीय समिति है उसका अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि इस सेना का जो है सर्वोच्च सेनापति या कमांडर कौन होता है, तो वो राष्ट्रपति होता है। और जो ये उच्च स्तरीय समिति जो बनी है रक्षा मामलों के संबंधित, उसमें रक्षा मंत्री और रक्षा मंत्रालय जो होते हैं वो उसके कार्य का संचालन करते हैं और सेना के तीनों अंगों के कार्यों की निगरानी रखते हैं। ठीक है, कौन, रक्षा मंत्री और रक्षा मंत्रालय। ठीक, अब देखते हैं हम सेना के तीन अंग कौन कौन से हैं। तो ये का आपका है भारतीय थल सेना। तो इसका ध्येय वाक्य तीनों का आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है ना, तो ध्येय वाक्य जो है थल सेना क्या क्या है, सर्विस बिफोर सेल्फ, यानी कि स्वयं से पहले सेवा, स्वपूर्व सेवा या फिर सर्विस बिफोर सेल्फ। ठीक है ना, स्वयं से पहले सेवा, ये भारतीय सेना थल सेना का जो है ध्येय वाक्य है। इसमें जो है भारतीय थल सेना में 5 कमान हैं, जिसमें से पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी और केंद्रीय कमान है। ठीक है ना, ये कमान के नाम आपको नहीं याद रखने हैं, बस खाली ध्यान रखना है कि 5 कमान है। और थल सेना में कई प्रकार की सेनाएं हैं, जैसे कि इन्फेंट्री, तोपखाना, आर्मी, मेडिकल कोर है और आर्मी की शिक्षा कोर है। ठीक, अब देखेंगे और याद आपको रखना है क्या, ध्येय वाक्य का आपको जरूर ध्यान रखना है और कितने कमान हैं। इसके बाद हम भारतीय नौसेना के बारे में देखते हैं। तो भारतीय नौसेना का जो ध्येय वाक्य है वो है सम नो वरुणः, मे द लॉर्ड ऑफ वाटर बी एस्पिशियस अनटू अस। ठीक है, तो ये इसका जो है ध्येय वाक्य है भारतीय नौसेना का। तो जो भारतीय नौसेना है इसको आप जल सेना भी कहते हैं। ठीक है, और जो नौसेना है ये आपके 3 कमानों में विभाजित है। थल सेना 5 कमान में विभाजित था, नौसेना आपका 3 कमान में, और जो वायु सेना होती है वो 4 कमान में विभाजित होता है। ठीक है, तो ये जो है नौसेना 3 कमानों में विभाजित है, पश्चिमी कमान, पूर्वी कमान और दक्षिणी कमान। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपका जल जो है 3 साइड है भारत के। ठीक है ना, पूर्वी साइड है, पश्चिमी साइड है और जो है दक्षिणी साइड है। तो यही आपके 3 कमानों में विभाजित है। उसके बाद नौसेना के भारत में 2 बेड़े हैं। कौन कौन से बेड़े हैं, एक है आपका पूर्वी बेड़ा, दूसरा है आपका पश्चिमी बेड़ा। ठीक, अब हम देखते हैं भारतीय वायुसेना के बारे में। तो जो वायुसेना है उसका ध्येय वाक्य क्या है, तो उसका ध्येय वाक्य है नभः स्पृशम दीप्तम, ग्लोरी दैट टच द स्काई। ठीक, तो भारतीय वायुसेना का भी जो है ध्येय वाक्य आपको याद रखना है। और भारतीय वायुसेना में 4 कमानें हैं, पश्चिमी वायु कमान, पूर्वी वायु कमान और प्रशिक्षण कमान, इसके अलावा एक आपका रख रखाव कमान। ठीक, तो तीनों के ध्येय वाक्य आप ध्यान रखेंगे और कितनी कमानें हैं। ठीक, अब आप देखेंगे कि भारतीय थल सेना का जो अध्यक्ष होता है, ये 3 अंतर है, इसको आप ध्यान से देख लेंगे क्योंकि आपसे ये पूछ लिया जाता है कि जो थल सेना के अध्यक्ष का, जो थल सेना अध्यक्ष होता है उसको जनरल कहते हैं। और वर्तमान में जो थल सेना अध्यक्ष है, यानी कि वर्तमान यानी कि मार्च 2021 में इस समय, तो वो हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक है, और ये तीनों नाम आपको जरूर याद रहने चाहिए। नौसेना के अध्यक्ष को एडमिरल कहते हैं। जैसे कि वर्तमान नौसेना अध्यक्ष कौन है, तो एडमिरल करमबीर सिंह, ये इनका नाम है जो नौसेना अध्यक्ष हैं। उसके बाद वायुसेना का जो अध्यक्ष होता है उसको हम कहते हैं एयर चीफ मार्शल। और वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष कौन है, तो एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ठीक, तो ये तीनों नाम आप याद रखेंगे, मनोज मुकुंद नरवणे थल सेना अध्यक्ष, उसके बाद नौसेना अध्यक्ष आपके एडमिरल करमबीर सिंह, वायुसेना अध्यक्ष आपके एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। और ये तीनों सेनाएं जो होती हैं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना,
इनमें सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक पोस्ट बनाया गया है जिसको बोलते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पोस्ट बनाया गया है और जिसके वर्तमान प्रमुख कौन है, तो वो है जनरल बिपिन सिंह रावत। ठीक है, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो इस समय है वो है जनरल विपिन रावत। तो ये नाम भी आप याद रखेंगे, आपसे पूछेगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो वो है जनरल बिपिन रावत। और ये जो थल सेना, नौसेना और वायुसेना है, इनका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। ठीक, तो तीनों का मुख्यालय आपका दिल्ली में है। अब देखते हैं कि ये 3 दिवस हैं। थल सेना दिवस आपका मनाया जाता है 15 जनवरी को, वायुसेना दिवस आपका 8 अक्टूबर को और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। ये तीनों दिवस आपको जरूर याद होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद सैनिकों के सम्मान में प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। तो ये वाला डेट भी आपको याद रखना है, 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस, 15 जनवरी को थल सेना दिवस या फिर इसी को आर्मी दिवस बोलते हैं, और 8 अक्टूबर को आपका वायुसेना दिवस और 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक, अब देखते हैं जो सैन्य प्रशिक्षण संस्थान है वो कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। जैसे कि नेशनल डिफेंस एकेडमी आपने सुना होगा, एनडीए की तैयारी बच्चे करते हैं, तो इसका जो एनडीए का जो कहाँ पे स्थापित है, तो एनडीए स्थापित है खड़कवासला पुणे महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है ना, खड़कवासला पुणे महाराष्ट्र राज्य में एनडीए स्थापित है। और इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ पे है, तो ये है आपका देहरादून उत्तराखंड में। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ पे है, तो ये है देहरादून उत्तराखंड में। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है, खड़कवासला पुणे महाराष्ट्र में। ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी ये कहाँ पे है, तो ये है आपका चेन्नई तमिलनाडु में। तो ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी आप रखेंगे याद, चेन्नई तमिलनाडु। और उसके बाद नेशनल डिफेंस कॉलेज, तो नेशनल डिफेंस कॉलेज अगर आएगा तो आपका नई दिल्ली में, नेशनल डिफेंस अकादमी आएगा तो आपका खड़कवासला पुणे महाराष्ट्र में। इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून उत्तराखंड, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी आपका चेन्नई तमिलनाडु और नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली। अब देखते हैं कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते थे। तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया आप जानते हैं अब्दुल कलाम को बोला जाता था। और मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कौन है, तो मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया है टेसी थॉमस। ठीक है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया आप लोग को पता होगा अब्दुल कलाम, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया भी आप याद रखेंगे टेसी थॉमस का नाम। ठीक, और सेना के ये जो 3 अंग थे, इनके अलावा भी कुछ और अंग होते हैं, कुछ और संगठन है सेना के जो कि देश की सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं। तो आइए इनके बारे में देखते हैं। इसमें आपका पहला कौन सा है, तो वो आपका है सीमा सुरक्षा बल। ठीक है, तो सीमा सुरक्षा बल के बारे में देखते हैं पहले। तो सीमा सुरक्षा बल की स्थापना यानी कि बीएसएफ इसको बोलते हैं, तो इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। और इसके अध्यक्ष, देखिए अध्यक्ष आप सबका याद रखेंगे, इसको ध्यान से एक अलग जगह लिख लीजिए और इसको जो है बार बार देख लीजिएगा कि बीएसएफ के अध्यक्ष कौन है, तो वो है राकेश अस्थाना। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय है नई दिल्ली में। देश से लगती जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं होती हैं उनकी निगरानी करना किसका काम है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीमा सुरक्षा बल का। तो देश से लगी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जैसे पाकिस्तान की हो गई, बांग्लादेश की हो गई, तो इन सब सीमाओं की निगरानी कौन करता है, तो वो करता है सीमा सुरक्षा बल। ठीक है, आगे आपका है तट रक्षक बल, कोस्ट गार्ड। तो कोस्ट गार्ड की स्थापना हुई थी 1978 में और इसके जो महानिदेशक हैं वो हैं कृष्णा स्वामी नटराजन। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है और इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य है समुद्री तट की सीमाओं की रक्षा करना। तो कोस्ट गार्ड अगर आपका रहेगा तो कोस्ट गार्ड क्या करता है, समुद्र में जो है ये गश्त करता है, समुद्री तट की सीमाओं की रक्षा करता है, तस्करी जो लोग करते हैं वो तस्करी रोकता है और खोज बचाव के दलों का गठन करता है। तो क्या होता है कि जो कोई लोग खो जाते हैं जैसे समुद्र में आसपास, तो उनका खोज बचाव ये सब चीज़ें भी तटरक्षक बल करता है। इसके अलावा आपका है प्रादेशिक सेना। तो प्रादेशिक सेना क्या है, तो इसका जो गठन हुआ था प्रादेशिक सेना, टेरिटोरियल आर्मी बोलते हैं इसको। तो इसका जो गठन हुआ था 1949 में हुआ था। इसका जो मुख्यालय अलग अलग राज्यों में है। ठीक है, जिन जिन प्रदेशों में होगा वहाँ पे उसका मुख्यालय अलग अलग राज्यों में है। ये क्या होता है, ये नागरिकों का एक संगठन होता है। इसके गठन जो है वो रक्षा की द्वितीय पंक्ति के रूप में किया गया है। तो रक्षा की द्वितीय पंक्ति के रूप में किसका जो है गठन किया गया है, तो आप याद रखेंगे प्रादेशिक सेना का। ये बात आप जरूर याद रखेंगे कि रक्षा की द्वितीय पंक्ति के रूप में जो है किसका गठन किया गया है, तो वो प्रादेशिक सीमा का गठन किया गया है। इसमें देश की सुरक्षा
कार्य में भाग लेने वाले जो इच्छुक नागरिक हैं, जैसे कि देश की सुरक्षा के लिए कोई नागरिक इच्छुक है जिसकी उम्र 18 से 35 वर्ष हो, वो अपने खाली समय में सैन्य प्रशिक्षण ले सकता है। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति चाहे तो वो अपने खाली समय में सैन्य प्रशिक्षण ले सकता है। उसकी उम्र 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक, तो ये प्रादेशिक सेना जिसका जो है मुख्यालय अलग अलग राज्यों में होता है। अब हम देखेंगे एनसीसी के बारे में, नेशनल कैडेट कोर। इसका जो ये देखें आप, जो ब्लू में सब तीनों है ना, ये इसी साल जो है इनका जो है नियुक्ति हुई है। तो ये आपके करंट अफेयर्स भी बन जाएंगे। तो ये आप तीनों नाम जरूर याद रखेंगे कि एनसीसी के जो महानिदेशक हैं वो है तरुण कुमार, और एनसीसी की स्थापना हुई थी 1948 में। एनसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, और एनसीसी क्या करता है? भारत की रक्षा के प्रति युवकों और युवतियों को जागरूक करता है। तो आप ये जानिए कि जो एनसीसी होता है इसमें बालक डिवीज़न और बालिका डिवीज़न दोनों होता है। तो उनको जागरूक करना और उन्हें अंतिम रक्षा पंथ के लिए तैयार रखना। तो देखिए अभी द्वितीय रक्षा पंथ के लिए आपकी टेरिटोरियल आर्मी थी, ठीक है ना, प्रादेशिक सेना जो थी। लेकिन अब अंतिम रक्षा पंक्ति के लिए क्या है? तो अंतिम रक्षा पंथ के लिए आपका एनसीसी है। ठीक है, 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद हम देखेंगे सीआईएसएफ, यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं, मतलब कि महानिदेशक कौन बने हैं? तो वो बने हैं सुबोध कुमार जायसवाल। और सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1969 में। और इसका भी मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। यह एक अर्धसैनिक बल है। इसका मुख्य कार्य सरकारी कारखानों, अन्य सरकारी उपक्रमों को सुरक्षा प्रदान करना है। यानी कि जो औद्योगिक चीज़ें होती हैं, जहाँ पे औद्योगिक विकास होता है, औद्योगिक सरकारी औद्योगिक चीज़ें होती हैं, उन सब के जो सुरक्षा का कार्य होता है वो होता है सीआईएसएफ का। ठीक है, अन्य सरकारी उपक्रमों को सुरक्षा प्रदान करना। इसके अलावा देश की आंतरिक सुरक्षा, विशिष्ट लोगों की सुरक्षा करनी हो, जैसे अगर परमाणु संस्थान हो वहाँ पे अगर सुरक्षा की व्यवस्था देखनी हो तो वो कौन करेगा? सीआईएसएफ करेगा। इसके अलावा ऐतिहासिक धरोहरों की भी सुरक्षा करना किसका काम है? तो वो आपका सीआईएसएफ। तो इंडस्ट्रियल से रिलेटेड उद्योगों की रक्षा करना, ये सब चीज़ें जो आएंगी वो आपका सीआईएसएफ में आएगा। ठीक है ना, सीआईएसएफ के लोग करेंगे। 1969 सुबोध कुमार जायसवाल सीआईएसएफ के महानिदेशक, जरूर याद रखना। और तरुण कुमार एनसीसी के महानिदेशक, ये भी याद रखना। उसके अलावा कुलदीप सिंह अभी जो है जल्दी में ही बने हैं सीआरपीएफ के महानिदेशक, इसको भी आप याद रखेंगे। अब देखेंगे सीआरपीएफ के बारे में। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, इसकी स्थापना होती है 1939 में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में। और सीआरपीएफ जो है वो भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सबसे बड़ा है। तो जो भारत का जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है उनमें सबसे बड़ा बल कौन सा है? तो वो है आपका सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यानी कि सीआरपीएफ, जिसके महानिदेशक कौन है? तो महानिदेशक है सीआरपीएफ के कुलदीप सिंह। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। इसकी प्राथमिक भूमिका पुलिस कार्रवाई में राज्यों को सहायता देना, कानून व्यवस्था और आतंकवाद निरोध में निहित है। ठीक है, तो आतंकवाद के लिए भी ये कार्य करता है और राज्यों को पुलिस कार्रवाई में सहायता भी देता है और कानून व्यवस्था को बनाए रखने में काम करता है। कौन? सीआरपीएफ। ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है और ये सशस्त्र पुलिस बलों में सबसे बड़ा बल है। और सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? तो वो है कुलदीप सिंह। अब हम देखेंगे आरएएफ के बारे में, रैपिड एक्शन फोर्स, जिसका स्थापना 1992 में हुई थी। तो इसका भी मुख्यालय कहाँ है? रैपिड एक्शन फोर्स। ठीक है, या फिर इसको जो है त्वरित कार्य बल भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह सीआरपीएफ की ही एक शाखा है। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि सीआरपीएफ की शाखा निम्नलिखित में से कौन है, तो वो है आपका आरएएफ, यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स। ये क्या करता है? आरएएफ क्या करता है? ये दंगों और भीड़ को नियंत्रित करता है। जैसे कहीं पे अगर दंगा हो रहा हो या फिर भीड़ हो तो उसको नियंत्रित करने के लिए आरएएफ लगती है। ठीक है ना, रैपिड एक्शन फोर्स। अब देखेंगे हम राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की, जो कि एनएसजी बोलते हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। ये एम ए गणपति आप नाम देख रहे हैं ना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये भी जो है अभी 2-4 दिन पहले ही ये भी महानिदेशक बने हैं एनएसजी के, तो ये भी आप याद रखेंगे, ये भी लेटेस्ट ही है। नई दिल्ली में जो है इसका मुख्यालय है। यह गृह मंत्रालय के निरीक्षण में काम करती है एनएसजी भी। और इसका मुख्य कार्य क्या है? विशिष्ट व्यक्तियों की रक्षा करना। ठीक,
विशिष्ट व्यक्तियों को रक्षा करना या फिर बंधकों को बचाना, जैसे आतंकवादियों ने अगर किसी को बंधक बना लिया हो या फिर किसी ने, तो उनका बचाव करना कौन जाएगा, तो वहाँ पे जाएंगे एनएसजी जाएगी। एनएसजी कमांडो के बारे में आपने सुना होगा। महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को आतंकवादी खतरों से सुरक्षित करना, ठीक है ना। तो आतंकवाद के विरोध में ये कार्य करती है गृह मंत्रालय के अधीन, और इसके जो अध्यक्ष बने हैं यानी कि महानिदेशक जो बने हैं वो बने हैं M.A. गणपति, ठीक। तो M.A. गणपति आप नाम याद रखेंगे। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। अब देखेंगे हम असम राइफल्स के बारे में 1835 में, ठीक है, इतना पुराना ये 1835 में इसकी स्थापना हुई थी। शिलांग में इसका जो है मुख्यालय है, तो शिलांग में मुख्यालय है। और ये देखिए ये केंद्रीय सशस्त्र बल है। इसकी बटालियन कितनी है, तो इसकी 46 बटालियन है। पूर्वोत्तर में भारत म्यांमार सीमा और भारत चीन सीमा की सुरक्षा जो है इसी के द्वारा की जाती है, ठीक। तो ये आपका पूर्वोत्तर साइड में है, और उधर पूर्वोत्तर के साइड की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो आपके असम राइफल के जिम्मे है। इसे पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहा जाता है और पर्वतीय लोगों का मित्र भी कहा जाता है। तो ये आप जो है इसके साथ जोड़ पाएंगे आसानी से कि पूर्वोत्तर का प्रहरी किसको बोलते हैं, तो असम राइफल्स को, या फिर पर्वतीय लोगों का मित्र किसको बोलते हैं, तो वो असम राइफल्स को। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, शिलांग। शिलांग आपका किस राज्य में है, अगर आपको याद हो तो आप बताएंगे कमेंट करके। वैसे कमेंट तो कोई करता नहीं है सब क्वेश्चन पूछने पे, लेकिन अगर कोई कर देगा तो ठीक है। अब देखेंगे ITBP, भारत तिब्बत सीमा पुलिस। 1962 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, और इसके भी अध्यक्ष का नाम आप याद रखेंगे SS देसवाल, ठीक है ना। SS देसवाल इनका नाम है, और ये ITBP के महानिदेशक हैं। इसका ITBP का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है नई दिल्ली में। इसका गठन जो है चीन आक्रमण के बाद किया गया था। जब चीन ने 1962 में आक्रमण किया था, उसके बाद जो है ITBP का जो है गठन किया गया था। इसे सीमा पार से घुसपैठ और अपराध रोकने का उत्तरदायित्व दिया गया है। तो सीमा पार से जो घुसपैठ होती है, हाँ, उसे रोकने का उत्तरदायित्व किसका है, तो वो है ITBP का। इसके महानिदेशक का नाम आप याद रखेंगे SS देसवाल, ठीक। सशस्त्र सीमा बल SSB 1963 में स्थापना होती है। राजेश कुमार चंद्रा इसके भी जो है क्या कहते हैं, महानिदेशक का नाम आप याद रखेंगे, ठीक। सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक कौन है, राजेश कुमार चंद्रा। ITBP के महानिदेशक SS देसवाल। सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB की स्थापना कब होती है, तो होती है 1963 में नई दिल्ली में। इसके गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था, 1962 के जो भारत चीन युद्ध हुआ था उसके बाद जो सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों में विश्वास पैदा करना और उनमें देशभक्ति की भावना का विकास करना, ये किसका कार्य था, तो ये कार्य था SSB का, ठीक है ना, सशस्त्र सीमा बल का। और ITBP का जो है क्या कार्य था, उनका कार्य था सीमा पार से घुसपैठ और अपराध को रोकना, ये ITBP का काम था, ठीक है ना। और इसका भी जो है गठन चीन आक्रमण के बाद किया गया था, और ये भी इसका भी गठन चीन आक्रमण के बाद ही किया गया था, लेकिन इसका कार्य अलग था। ये लोगों में विश्वास पैदा करता था कि सेना आपकी सुरक्षा के लिए है, और देशभक्ति की भावना उनमें विकसित करने के लिए SSB जो है कार्य करती है। इसके अलावा देखिए होम गार्ड्स हैं, इनकी स्थापना 1946 में है, और इसके भी मुख्यालय अलग अलग राज्यों में है। इसमें जो है होम गार्ड्स को अलग अलग कार्यों के लिए जो है सुरक्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है अलग अलग जगहों पर, ठीक है। अब हम देखेंगे आपकी भारत की विदेश नीति। तो भारत की विदेश नीति कैसी है, तो जो किसी भी देश की जो विदेश नीति होती है उसका उद्देश्य क्या होता है, तो उसका उद्देश्य होता है कि अपने देश के हितों की रक्षा करना, ठीक है ना। अपने देश के हित की हम किस तरह से रक्षा करें, ये हर देश के विदेश नीति का उद्देश्य होता है। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय क्या था कि उस समय विश्व 2 गुटों में बंट चुका था, क्योंकि उस समय हुआ था उसी समय 1945 में कंप्लीट हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। उसके बाद विश्व जो है 2 गुटों में बंट चुका था। एक गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA, और दूसरे गुट का नेतृत्व कर रहा था पूर्व सोवियत संघ, जिसे आज हम रसिया के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो रसिया जो था और एक USA, 2 गुट बन गए थे। दोनों ही गुट अपनी अपनी शक्ति बढ़ाने और जो स्वतंत्र राष्ट्र होते थे उन्हें अपने गुटों में मिलाना चाहते थे। तो भारत उस समय नया नया स्वतंत्र राष्ट्र बना था, तो उसे भी जो है ये लोग चाह रहे थे कि आप किसी भी गुट में जो है भारत जाके मिल जाए। लेकिन क्या हुआ कि विश्व की ऐसी परिस्थिति देख करके भारत ने यह अनुभव किया कि बिना किसी गुट में सम्मिलित हुए ही
सभी देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाया जाए। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम यूएसए के साथ शामिल हो जाए उसके बाद रसिया के दुश्मन हो जाए, या फिर रसिया में शामिल हो जाए यूएसए के दुश्मन हो जाए। तो हम किसी गुट में शामिल नहीं हुए, ठीक है ना। हमने क्या किया कि हम बिना किसी गुट में सम्मिलित हुए सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाएंगे। इसीलिए भारत ने शांतिपूर्ण और स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने का जो है निश्चय किया। तो कैसा शांतिपूर्ण और स्वतंत्र विदेश नीति, किसी गुट में नहीं, ठीक है ना। यह विदेश नीति जो है गुट निरपेक्षता की नीति में बदल गई, यानी कि किसी भी गुट का सदस्य नहीं है, सबके साथ हमारी दोस्ती है, ठीक। तो यही आपका गुट निरपेक्षता है, ठीक है। किसी भी गुट में शामिल ना होना, आपका जो है स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाना, यही गुट निरपेक्षता है। गुट निरपेक्षता का अर्थ देखिए क्या है कि भारत न तो किसी गुट में शामिल होगा और न किसी देश के साथ सैनिक संधियां करेगा। ऐसा नहीं है कि हम किसी देश के साथ सैनिक संधि कर लें, उसके बाद अगर वो देश किसी दूसरे पे आक्रमण करे तो हम भी जाके वो है वहाँ पे अपनी सेना भेजें। वह स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से अपना निर्णय लेकर कार्य करेगा। तो ये हो गया गुट निरपेक्षता का अर्थ। ना तो किसी गुट में शामिल होगा, ना किसी देश के साथ संधियां करेगा, सैनिक संधियां, और ना ही जो है और स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से अपना निर्णय लेकर कार्य करेगा। ये भारत की विदेश नीति का जो है लक्ष्य था, मंत्र था, ठीक है ना। अब देखते हैं पंचशील, ये भी भारत की विदेश नीति का जो है एक हिस्सा है। देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके विचारों से जो है 1954 में 5 सिद्धांत बनाए गए। 1954 सन आप याद रखेंगे पंचशील से रिलेटेड, ठीक है ना। 1954 में 5 सिद्धांत बनाए गए जिन्हें क्या बोला जाता है, पंचशील के नाम से जाना जाता है। तो ये जो हैं ये पंचशील जो बनाए गए हैं ये हमारी विदेश नीति का आधार हैं। और ये सिद्धांत कौन कौन से थे देखते हैं। तो ये सिद्धांत इस तरह से थे कि हम जो है एक दूसरे राज्य की सीमा और उसकी प्रभुसत्ता का सम्मान करेंगे, ठीक। एक दूसरे के भूभाग पर आक्रमण न किया जाए, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, और समानता एवं पारस्परिक लाभ को ध्यान में रखेंगे हम एक दूसरे देश की। उसके बाद शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना का पालन करेंगे। ये जो है 5 सिद्धांत थे जिन्हें पंचशील के नाम से जाना गया। और इस पर जो है जो पहला समझौता हुआ था ये जो है हुआ था चीन के साथ। नेहरू और चाउ एन लाई के बीच 28 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। उसके बाद भी 1962 में चाइना ने आक्रमण कर दिया था, ठीक है। नेहरू और चाउ एन लाई, ये दोनों नाम आप जरूर याद रखेंगे और सन भी याद रखेंगे। 1954 28 अप्रैल डेट भी याद रख लेंगे तो अच्छा ही है। इसी दिन जो है पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। अब देखिए कि भारत की विदेश नीति का यह सिद्धांत है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से हल किया जाए, ठीक है। तो भारत की विदेश नीति का यह सिद्धांत भी है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का जो हल है वो शांतिपूर्ण ढंग से किया जाए। इसके अतिरिक्त भारत में सदा ही स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले राष्ट्रों का समर्थन किया है। तो भारत ने जो है उन राष्ट्रों का हमेशा जो है समर्थन किया है जो अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे हो। जैसे कि भारत ने भी काफ़ी दिन तक संघर्ष किया था, इसीलिए ये इन सब की भी इज्जत करता है। जैसे कि दक्षिण अफ्रीका था, इंडोनेशिया था, अल्जीरिया था, अंगोला और बांग्लादेश, ठीक है ना। 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से भारत ने ही मुक्त कराया था। अब देखते हैं आपका निशस्त्रीकरण की नीति, ये भी विदेश नीति का एक हिस्सा है। विश्व में शांति बनाए रखने के लिए भारत ने निशस्त्रीकरण का मतलब क्या है कि अपने शस्त्रों को कम करना, ठीक है ना। हम ज़्यादा अस्त्र शस्त्र नहीं रखेंगे युद्ध के लिए। तो इस नीति का समर्थन जो है भारत ने किया है, क्योंकि शस्त्रों का जो होड़ होती है उससे क्या होता है, युद्ध की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जब सभी लोग अस्त्र शस्त्र इकट्ठा करने लगते हैं तो इससे क्या होता है, युद्ध की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए भारत की विदेश नीति का एक हिस्सा ये भी है कि निशस्त्रीकरण। इसीलिए देखिए, अतः भारत की विदेश नीति गुट निरपेक्षता, मतलब किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, पंचशील 5 सिद्धांत जो आपने अभी ऊपर देखे, उसके बाद निशस्त्रीकरण की नीति, यानी कि हम जो है ज़्यादा शस्त्रों को इकट्ठा नहीं करेंगे, ठीक है, अपने शस्त्रों को कम करेंगे। इस नीति का समर्थन करती है भारत की विदेश नीति। तो ये तीनों चीज़ें आप जरूर याद रखेंगे। गुट निरपेक्षता, पंचशील और निशस्त्रीकरण की नीति का समर्थन कौन करती है, भारत की विदेश नीति। साथ ही जो है संयुक्त राष्ट्र संघ, राष्ट्रकुल, दक्षेस, आसियान जैसे संगठनों के माध्यम से विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना भी भारत की विदेश नीति का
उद्देश्य है। तो विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना भी भारत की विदेश नीति का उद्देश्य है। ठीक है ना। तो इन सब जो ये जो संस्थाएं हैं इन सब के बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको समझ में आए तो वीडियो लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दिया कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।